जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग क्या किए थे कि आपको 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस किए थे। तो देखिए, ये जो स्टैटिक जीके का ये जो टॉपिक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है सबसे पहले कहाँ से लाकर रखा गया है ये पहले जान लीजिए। तो जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स तक हुए हैं, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहां से इस क्वेश्चन को जो है वो आपको लाकर रखा गया है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन से आपको क्या होंगे कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आगे आने वाली है, ठीक है ना, उसमें ये सारे चीज आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या है। देखिए, इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, क्लियर किए थे। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा ना वो आपको 20 से आगे का होगा। तो देखिए, 20 से आगे में चलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा प्रश्न आ रहा है 20 में, सबसे पहले हम इस पर क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए, यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए थे। अब हम लोग चलते हैं 21 से। तो देखिए, 21 में क्या कर रहा है पहले समझिए साथियों। कर रहा है कि अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया। 1907 की बात आ रही, ठीक है ना, अक्टूबर माह में है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहा गया था इस सम्मेलन को, तो साथियों उसको कहा गया था स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और लाला लाजपत राय का नाम आया तो एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है आपको अनहैप्पी इंडिया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि अनहैप्पी इंडिया कौन लिखे है, तो क्या कहेंगे, लाला लाजपत राय। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, क्या जानते हैं कि लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लाहौर में, तो वहीं पे उनके सर पर जो है गहरी चोट आई थी और उसके एक माह बाद ये क्या हो गए थे कि आपको इस दुनिया को छोड़ गए थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएगी क्या कि लाला लाजपत राय जो थे वो कौन थे। तो ये आपको गरम दल के एक प्रमुख नेता थे। जैसे कि गरम दल में 3 व्यक्ति का नाम आता है मुख्य रूप से, लाल, ठीक है ना, इसके अलावा आपको बाल और पाल का। तो देखिए, तो लाल कहने का मतलब हुआ लाला लाजपत राय, बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब हो गया बिपिन चंद्र पर, मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए, तो लाल में लाला लाजपत राय। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपको 1942 से 1944 तक जो था वो आपको चला था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको सत्याग्रह। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किए थे वो आपको दक्षिण अफ्रीका में कब किए थे, 1906 में। इस बात को याद रखना है। लेकिन भारत में गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था 1917 में, और कहाँ किया गया था, तो आपको चंपारण में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 22 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों को दिए गए, ठीक है ना, कार्यकारी मदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या जो है कितनी है। तो साथियों यह जो है आपको कितने हैं जानते हैं, 18 है। कितने हैं, 18 है। तो यहाँ से एक बात आती है कि 12वीं अनुसूची जो है संविधान में कब जोड़ा गया था। तो साथियों 12वीं अनुसूची जो है संविधान में जो जोड़ा गया था वह आपको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि 74वें जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपको कब हुआ था। तो साथियों 74वें संविधान संशोधन जो हुआ था वह आपको 1992 में। सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि 74वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ था तो यह आपको लागू कब हुआ था। तो यह संशोधन जो लागू हुआ था साथियों वह आपको 1 जून, ठीक है ना, 1993 को। और इसी संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर पालिका को जो है वो आपको संवैधानिक मान्यता दिया गया, और उसके लिए जो है वो आपको 18 विषयों को क्या किया गया कि आपको रखा गया। वहीं अगर हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो वह था आपको 73वां संविधान संशोधन। यह भी हुआ था आपको 1992 में, लेकिन यह लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या होता है कि हमारे देश में जो होता है साथियों वो आपको क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज के लिए जो है वो आपको 29 कार्य जो थे निर्धारित किए गए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक जो है वो आपको कौन है। तो साथियों माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपको पंडित रवि शंकर है। और एक चीज याद रखिएगा कि पंडित रवि शंकर जो है वो आपको सितार वादक थे। क्या थे, सितार वादक। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एक चीज और भी आप याद रख सकते हैं पंडित रविशंकर से, क्या
इन्हें भारत रत्न जो है वो आपको 1999 में जो था वो आपको दिया गया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत रत्न है क्या, तो यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो है वो आपको सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है ना। और नागरिक सम्मान के अंतर्गत ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, इसके अलावा आपको पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सभी आते हैं, ठीक है ना। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2001 की सीनो रूसी मित्रता संधि रूस तथा किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो देखिए तो 2001 में सीनो रूसी मित्रता संधि जो है रूस और चीन के बीच में क्या हुआ था कि आपको हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। और 2001 में ही क्या हुआ था कि आपको संघाई सहयोग संगठन का जो था वो आपको गठन हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और यहाँ से इन देशों की राजधानी को भी याद रखिएगा, जैसे जापान की राजधानी साथियों, तो जापान की राजधानी जो है वो आपको टोक्यो है। उसके बाद है दक्षिण कोरिया की राजधानी, यह आपको सियोल है। उसके बाद है आपको चीन की राजधानी जो कि आपको बीजिंग है। और उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो यह आपको प्योंगयांग है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 24 का सही आंसर चीन हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यानी कि पंचशील समझौता भारत का किस पड़ोसी देश के साथ हुआ था, तो साथियों वह आपको चीन के साथ हुआ था। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि पंचशील समझौता हुआ कब था। तो देखिए ये जो पंचशील समझौता है साथियों, यह आपको जो होता है 29 अप्रैल 1954 को होता है। इस चीज को अच्छे से याद रखना है। और यह पंचशील समझौता आपको भारत और किसके बीच, तो चीन के बीच होता है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि पंचशील समझौता पर जो हस्ताक्षर किए थे वो कौन प्रधानमंत्री किए थे। तो साथियों पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वे आपको पंडित नेहरू थे। देखिए ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से इसको याद रखिएगा। जबकि चीन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था आपको चाउ एन लाई। और यह समझौता जो है चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। और यह तिब्बत को लेकर हुआ एक समझौता था, ठीक है ना। और इसमें 5 बातों को मुख्य रूप से रखा गया था, इसीलिए इसको कहा गया आपको पंचशील समझौता। तो 25 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है ना। उसके बाद है पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटी। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा कोलंबो जो कि उसकी वाणिज्यिक राजधानी है, ठीक है ना साथियों। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 26 नंबर में क्या कर रहा है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रेडियो का क्या किया था कि आपको आविष्कार किया था। किसका आविष्कारक पूछा जा रहा है आपसे, रेडियो का। तो साथियों रेडियो का जो आविष्कार किया था ना वो आपको मार्कोनी किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था, तो वो आपको थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। जेल वेट जो है वो आपको टेलीविजन का क्या किया था कि आपको खोज किया था। सीवी रमन जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या किए थे, खोज किए थे। इसलिए सीवी रमन को क्या है कि आपको 1930 में जो है वो आपको क्या दिया गया था, तो भौतिक के क्षेत्र में जो है आपको नोबेल प्राइज दिया गया था। और यह भारत के पहले भौतिकविद थे जिन्हें क्या हुआ था कि आपको नोबेल प्राइज जो है वो आपको मिला हुआ था, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको देख लेना है। तो 26 का सही आंसर जी मार्कोनी हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि कौन सा देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेजबानी किया है। तो देखिए तो यह जो आपको किया है कतर, कौन किया है, कतर किया है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है, ये भी तो आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए तो इसके विजेता जो है वो आपको अर्जेंटीना है। कौन है, अर्जेंटीना है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। जबकि इसके उप विजेता की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसके जो उप विजेता है वो आपको कौन है, तो यह आपको फ्रांस है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी पूछा जाएगा कि बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता कौन टीम रहा था, तो क्या कहेंगे, वो आपको अर्जेंटीना, उप विजेता तो आपको फ्रांस। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि अगला जो फीफा का वर्ल्ड कप है वो आपको कब होगा, तो यह साथियों 2026 में होने जा रही है। कहाँ, तो यह आपको अमेरिका, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कनाडा और मैक्सिको के संयुक्त मेजबानी में जो है यह आपको क्या होगा कि 2026 का जो है फीफा वर्ल्ड कप होगा। और इसमें जो है आपको 48 देश जो है वो आपको
भाग लेंगे। अब तक जो है फीफा वर्ल्ड कप में 32 देश भाग लेते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो है वो आपको क्या होगा कि 48 देश जो होंगे 2026 वाले में वो आपको भाग लेंगे। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 27 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको सी हो जाएगा। और कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। बार बार आपको कहा जा रहा है और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, ठीक है ना, ये सब आपको बतानी है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 28 में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की एक नृत्य कला है। तो साथियों कुचिपुड़ी जो है वो आपको आंध्र प्रदेश की क्या है कि आपको एक नृत्य कला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु। इस सब की राजधानी भी आपको याद रखना है, जो कि आप लोग जानते होंगे, चेन्नई केरल की राजधानी, तिरुवनंतपुरम जिसको पहले तिरुविक्रम के नाम से भी जानते थे, कर्नाटक जिसकी राजधानी आपको बेंगलुरु है, और कर्नाटक को पहले हम लोग मैसूर के नाम से जानते थे, और मैसूर का नाम ही क्या हुआ था 1973 में जो है वो आपको कर्नाटक जो है वो आपको कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको बिल्कुल सही है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो क्या कहेंगे कि आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या जो है वो आपको क्या कहलाती है। तो साथियों यह आपको परमाणुकता कहलाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। वहीं किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो आपको संयोजकता कहलाती है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है, बी, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों उसको हम लोग कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं, तत्व। तो तत्व किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि मात्र एक प्रकार के परमाणुओं वाले जो विशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस प्रकार के पौधे सामान्यतः छोटे प्रतीत होते हैं तथा अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं है, ठीक है ना। तो यह पौधा जो होता है शाख का, किसका होता है, शाख का, ठीक है ना। यह आपको क्या होते हैं कि छोटे प्रतीत होते हैं, ठीक है ना, क्या है, छोटे प्रतीत होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं, लेकिन इसमें जो होते हैं बहुत सारी शाखाएं आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह आपको बिल्कुल सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन सब हम कहाँ से लाए हैं, तो ये क्वेश्चन सब जितने भी है साथियों ये टोटल के टोटल जो है वो आपके अब तक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का ही है, ठीक है ना। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब तक हुए हैं, ठीक है ना, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न सब आए हुए हैं, वहीं से हम इसको क्या किए हैं कि आपको कलेक्ट किए हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 32 में। क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में डॉट के द्वारा ले जाया जाता है। तो साथियों ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में जो ले जाया जाता है वो आपको किसके द्वारा जानते हैं, तो वह है आपको एरिथोसाइट्स के द्वारा, ठीक है ना। और एरिथोसाइट्स है क्या, तो देखिए जो आपको मतलब रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक ना, लाल रक्त कोशिका होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथोसाइट कहते हैं। जबकि आपको WBC जो होते हैं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस क्या है। तो देखिए इसका एनालिसिस जो है आपको नहीं है, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा कि ल्यूकोसाइट क्या है, तो कहेंगे आपको जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसको ल्यूकोसाइट कहेंगे। जो आपको RBC है, ठीक है ना, रेड ब्लड जो आपको साइट्स है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको एरिथोसाइट्स कहेंगे, ठीक है ना, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, साइट नहीं सेल्स कहेंगे, ठीक है ना। सेल्स मतलब जो होता है वो आपको कोशिका होती है, ठीक है ना। तो 32 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 33 में। क्या कह रहा है कि एक स्तनपायी में गैसों का आदान प्रदान जो होता है डॉट में होता है। मतलब कि एक स्तनपायी प्राणी में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो आपको कैसे होता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब किसके द्वारा होता है, तो यह जो होता है साथियों वह आपको एल्वी यूली के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एल्वी यूली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 34 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है, ठीक है ना। मतलब समस्त भारतीय नागरिकों को जो है समान अवसर दिए जाएंगे, या आपको कौन आश्वस्त करता है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का संविधान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको संविधान हो जाएगा, क्योंकि संविधान के द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उसमें जो है आपको समानता के अधिकार के बारे में क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अभी देखिए भारत के राष्ट्रपति तो वो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति। उसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश तो वह है आपको श्री DY चंद्रचूड़, ठीक है ना।
तो ये सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में आते हैं। ज्यादा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हैं, और कम्पिटेटिव स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा सुनते हैं, लिखते बहुत कम है, ठीक है ना। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 35 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि महान स्नानागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है सुरकोतरा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में। तो देखिए, तो ये जो महान स्नानागार है साथियों, यह आपको मोहनजोदड़ो में क्या है कि आपको स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो स्नानागार है इसकी लंबाई कितनी थी? तो साथियों इसकी लंबाई जो थी वो आपको 39 फुट, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसकी गहराई जो थी वो आपको कितनी थी? तो इसकी गहराई जो थी वो आपको 8 फुट। उसके बाद है इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो साथियों इसकी जो चौड़ाई थी वो आपको कितनी थी जानते हैं? तो वह आपको 23 फुट थी, ठीक है ना। तो ये जो विशाल स्नानागार है यह मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो है क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्या था कि आपको नगर था। सबसे पहला चीज आपको ये याद रखना है। दूसरी बात कि ये जो मोहनजोदड़ो है ये आपको सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान से मिला है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंध भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है आपको मृतकों का टीला होता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे बड़ा क्या है कि आपको नगर था, ठीक है ना। और भारत में पूछेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो आप कहोगे राखी गढ़ी, ठीक है ना। मतलब भारत में मिले स्थलों में बात करेंगे तो राखी गढ़ी, और इससे ऑल ओवर कहेंगे तो हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए 36 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कितने प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो देखिए, तो यह आपको 72 प्रतिनिधियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो आपको कब होती है? तो साथियों यह आपको 28 दिसंबर 1885 को होती है। कहाँ होती है? तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसके जो संस्थापक होते हैं वो आपको कौन होते हैं? तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके संस्थापक जो होते हैं वो आपको एओ ह्यूम होते हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो आपको कौन? तो साथियों इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो आपको WC बनर्जी जो होते हैं वो आपको बनाए जाते हैं। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। तो यहाँ से एक बात आएगी कि नक्षत्रों की संख्या जो है वो आपको कितनी है? तो नक्षत्रों की संख्या जो है साथियों वो आपको 27 है। और अब तक कितने तारामंडल खोजे गए हैं ये भी आपको याद रखना है। तो अब तक जो है 89 तारामंडल की जो है आपको खोज हो चुकी है। उसके बाद है ग्रह की संख्या कितनी है? तो वो आपको 8 है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ग्रह हम कहते हैं किसको? तो कहेंगे कि ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो एक निश्चित गति से एक निश्चित पथ पर क्या करता है कि आपको सूर्य की जो है वो आपको परिक्रमा करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपको ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 38 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? ठीक है ना। यानी कि जो आपको क्या होता है लैटिट्यूड होता है, ठीक है ना। यानी कि ये वाली जो रेखा है क्या है? ये वाली जो आपको रेखा दिख रही है ग्लोब पर, ठीक है ना, इसको जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों इसको जो है वो आपको अंश से जो है वो आपको मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग ग्लोब पर देखते होइएगा दो प्रकार की रेखा होती है, एक इस प्रकार से, तो खड़ी रेखा को देशांतर कहते हैं, और सोई रेखा को क्या कहते हैं? तो आपको अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। तो इस अक्षांश को जो है ना अंश में जो होता है वो आपको मापा जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 39 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, अतः उनको हटा दिए जाने पर भी उत्पादकता में बदलाव नहीं आएगा? तो यह आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी में, और इसी प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं छिपा हुआ बेरोजगारी कहते हैं। और यह ज्यादातर कृषि में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। जैसे देखिए कि किसी व्यक्ति के घर मतलब कि खेत में जो है मान के चलिए कि आपको 1 हेक्टेयर जो है क्या है? 1 हेक्टेयर जो है वो आपको क्या करना है कि आपको चावल की फसल जो है वो आपको काटना है। इस घर में जो है मान के चलिए कि आपको 50 आदमी है। क्या है? 50 आदमी है। सब आदमी जाएगा तो क्या होगा कि आपको मतलब कि 1 घंटा में वो 1 हेक्टेयर खेत को काट कर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। और असल में अगर हम बात करेंगे 5 आदमी को भी इसमें लगाएंगे तो 5 आदमी भी इसको क्या कर सकता है कि आपको भर दिन में इसको काट सकता था। क्या है? काट सकता था, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें जो 45 आदमी जो है इसको लग रहा है कि हम काम किए, लेकिन असल काम ये कितना आदमी का था? तो आपको 5 आदमी का ही था, ठीक है ना। तो 45 व्यक्ति इसी में यह छुप गया। क्या हो गया? छुप गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे, जो कि आपको किस में पाया जाता है? तो कहेंगे आपको कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना।
चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं। तो देखिए, तो आर्थिक कार्यों के जो क्षेत्रक है उसको मुख्यतः जो है वो आपको 3 भागों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि से संबंधित क्रियाकलाप को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। साथियों, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो इसमें आपको जैसे कृषि हो गया, इसके अलावा आपको पशुपालन हो गया। क्या हो गया? पशुपालन हो गया। इसके अलावा आपको मत्स्य पालन हो गया। क्या हो गया? मत्स्य पालन हो गया। वानिकी हो गया। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा वनोपज हो गया। क्या हो गया? वनोपज हो गया। खनन हो गया। ये सब जो है आपको प्राथमिक क्षेत्र का क्या है कि आपको एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद है द्वितीय क्षेत्र में जो है आपको क्या आता है। तो द्वितीय क्षेत्र में आपको विनिर्माण और उद्योग धंधे से संबंधित कार्य आते हैं, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा से संबंधित कार्य आते हैं, जैसे आपको परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, मुद्रा, बीमा, ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो साथियों, आज हम लोग क्या किए हैं कि 40 तक के प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस किए हैं, ठीक है ना। क्या किए हैं? एनालिसिस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आपको स्टैटिक जीके का जो है वो आपको एक क्लास जो है आपको प्रतिदिन जो है वो आपको मिलेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि चैनल पे सुबह 6 बजे आकर और आप स्टैटिक जीके के क्लास को देख लेंगे। बाकी इधर जो है 11-12 के वीडियो भी जो है वो आपको बिहार बोर्ड से संबंधित वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।